हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 का पेपर नंबर 11 जिसका प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय देते हुए युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको प्रश्न समझना होगा। पहले यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का आप साहित्यिक परिचय दीजिए। हमने पहले वीडियो में, अगले वीडियो में जो भारतेंदु का योगदान प्रश्न के उत्तर में समझा था, वह योगदान यहाँ पर नहीं लिखना है, मगर उसमें से थोड़ा सा उनका परिचय लिखना है और उसके पश्चात आपको उनकी साहित्यिक जो भी बातें हैं, जो भी साहित्यिक उनका हमें प्राप्त है साहित्य, वो उसके विषय में आपको लिखना है। और उस युग की साहित्य की जो प्रवृत्तियां नहीं, आगे हमने प्रश्न में देखा वह प्रवृत्तियां थी, मगर इस प्रश्न में आपको क्या उत्तर देना है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको इस युग की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा करनी है। प्रश्न फिर से एक बार समझ लेना है आपको। हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान को यहाँ पर आपको दिखाना है और साथ ही में इस युग की जो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, न कि प्रवृत्तियां हैं, उनके विषय में आपको समीक्षा करनी है। आशा रखती हूँ कि आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम भारतेंदु का संक्षिप्त परिचय पहले प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमने अगले वीडियो में डाल दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं फिर से दोबारा दोहराऊंगी नहीं। उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए। भारतेंदु का साहित्यिक प्रदान, उसके पश्चात जो आ रहा है वह टॉपिक ऐसा है कि भारतेंदु का साहित्यिक प्रदान, उसमें क्या है, तो उसमें काव्य संग्रह है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि भारतेंदु जी ने जो भी साहित्य में अपना प्रदान दिया है उसके विषय में आपको लिखना है। और यह प्रदान में आप काव्य संग्रह उनके जो भी है उनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप। अब यहाँ पर यह जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है और फूलों का गुच्छा एक खड़ी बोली में लिखी गई है। आपको मैंने पहले भी अगले वीडियो में भी कहा था कि भारतेंदु ने अपने समय में ब्रज भाषा में भी रचनाएं की है और खड़ी बोली में भी रचनाएं की है। तो यहाँ पर उसका यह आपको उदाहरण देखने मिल जाएगा कि प्रेम प्रलाप है वह ब्रज भाषा में है, फूलों का गुच्छा है खड़ी बोली में है। यह उनके काव्य ग्रंथों के या काव्य संग्रहों के कुछ नाम हुए। इस प्रकार आपको यहाँ पर उनके काव्य संग्रहों के नाम दिए हैं। मौलिक नाटक उन्होंने कितने कौन कौन से लिखे वह यहाँ आपको दिखाना है। तो मौलिक नाटक उन्होंने वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, सती प्रताप आदि जैसे उन्होंने मौलिक नाटक दिए हैं। अनुदित नाटक यानी कि संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, अलग अलग भाषाओं के जो अच्छे नाटक थे उन्होंने यहाँ पर उसका अनुवाद किया है। वे नाटक यानी अनुदित नाटक, उनमें उन्होंने विद्या सुंदर, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि जैसे नाटक लिखे हैं। पत्रिकाएं तो उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा आदि जैसी जो पत्रिकाएं थी उसमें भी अपना योगदान दिया है। तो यहाँ यह हुआ उनका साहित्यिक परिचय। यहाँ हम लिखेंगे कि
जो भी नाटक, काव्य संग्रह, अनुदित नाटक, पत्रिकाएं, इन सभी में हमने देखा कि हमने कुछ कुछ नाम लिखे हैं, संपूर्ण यहाँ पर नाम नहीं लिखे, यानी आपको संपूर्ण नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम युग नेता के रूप में भारतेंदु को देखेंगे कि युग नेता के रूप में भारतेंदु अपने समय में साहित्यकारों में गिने जाते थे। तो वे अपने समय की संपूर्ण साहित्यिक गतिविधियों और उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु थे। इनके इर्द गिर्द लेखकों का एक ऐसा विशाल, प्रतिभाशाली और कर्मठ, यानी जो कर्म से बंधे हो, जो अपना कर्म भली भांति करते हो, ऐसे जो भी लेखक थे वे उनके आसपास थे। जो ऐसे लेखक थे कि सदैव हिंदी भाषा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहते थे। और इनका जो मंडल था, यानी यह सभी जो कवि थे, साहित्यकार थे, वे बहुमुखी प्रतिभाशाली थे। यानी कोई एक काव्य में निपुण था, काव्य लेखन में निपुण था, या नाटक लेखन में निपुण था, ऐसा नहीं था। बहुमुखी प्रतिभाशाली थे, यानी वे अलग अलग विधाओं में निपुण थे। वे भारतेंदु के समान ही काव्य, निबंध, नाटक आदि पर अपना समान अधिकार रखते थे। मैंने आगे कहा वैसे कि विविध विधाओं में वे निपुण थे। इसको यह जितने भी साहित्यकार थे, उन सभी साहित्यकारों को एक यह भी कहा जा सकता था कि भारतेंदु मंडल, क्योंकि यह सारे जो साहित्यकार थे वह भारतेंदु के साथ थे, और इसलिए इसे भारतेंदु मंडल भी हम नाम दे सकते थे, और इसीलिए उसे भारतेंदु मंडल भी कहा जाता था। तो साथ में ही प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी आदि यहाँ पर प्रमुख थे, और इनकी रचनाओं ने उस समय की को यथार्थ वाणी दी थी, और यह रचनाएं समान रूप से मिलने वाली विशेषताओं में इन रचनाओं में जो हमें यानी कि यह जो सारे कवि थे उनकी रचनाओं में समान रूप से हमें एक विशेषताएं जो प्राप्त हो रही थी सभी के साहित्यों में, उनका हम अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यानी कि साहित्य की, युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का अब हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हमने भारतेंदु जी का परिचय प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतेंदु के युग में साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की समीक्षा, जिसमें एक है परंपराओं के साथ नवीन विषयों का समावेश, दूसरा है सामाजिक सुधार, तीसरा है अतीत गौरव की भावना, और चौथा हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार। अब यहाँ पर पहला टॉपिक हम देखेंगे परंपराओं के साथ नवीन विषयों का समावेश। अब परंपराओं के साथ नवीन विषयों का समावेश अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने अपनी कविताओं में परंपराओं को अपनाते हुए एक नवीन रूप हमारे सामने कविता का प्रस्तुत किया, जिसमें प्रकृति चित्रण, श्रृंगार योजना, कृष्ण लीला आदि का वर्णन उन्होंने अपने मौलिक ढंग से एवं अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के बल पर दिया, ना कि परंपराओं से चली आ रही रीति के अनुसार दिया, और आगे से जो चली आ रही है वैसे उन्होंने
उसका हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया, ऐसा नहीं है, मगर यहाँ उन्होंने यह जो भी प्रस्तुति की वह अपने मौलिक ढंग से एवं अपनी प्रतिभा के बल पर की। जैसे कि परंपरागत जो विषय थे उससे उन्होंने हटकर राजनीति, सामाजिक विषय पर अपना ध्यान लक्षित किया या लक्ष्य दिया, जिससे उनके विषय में सामाजिक और राजनीतिक विषयों का भी समावेश हुआ। इन कवियों ने जो परंपरागत विषय लेकर कवि आ रहे थे उनसे हटकर जीवन की ओर विषयों को दिखाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस युग में परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों को उन्होंने प्रस्तुत किया और वह प्रस्तुति ही उनका मुख्य उद्देश्य बनी रही। इसके लिए उन्होंने हास्य व्यंग्य जैसी नवीन शैली का भी प्रयोग किया। वस्तुतः इस युग के साहित्य की यह मुख्य विशेषता रही कि यह साहित्य आम जनता का साहित्य है, जो आम जनता के हितार्थ लिखा जाता था। पद्य के साथ साथ नवीन गद्य विधाओं के आविर्भाव ने इसे आधुनिक रूप दिया। वस्तुतः नवीन विचारधाराओं और साहित्य धाराओं एवं भाषा प्रयोग का यह युग था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो परंपराओं से आगे से यानी चली आ रहे कविताओं के विषय में उन्होंने नवीन विषयों का उपयोग किया या फिर उसे शामिल किया। जैसे कि उन्होंने पहले जो विषय थे कि राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता का चित्रण, वे सारे किए तो सही, परंपराओं से चले आ रहे थे, उन्हें उन्होंने अपने कविताओं में दिखाए तो सही, मगर उनमें नवीनता के साथ, अपनी मौलिक अभिव्यक्ति के साथ, न कि पहले जो आ रही थी वैसी अभिव्यक्तियों के साथ उन्होंने अपनी मौलिक अभिव्यक्तियों को उसमें समाविष्ट किया और साथ ही नवीन विषयों को भी समाविष्ट किया, जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक विषय। सामाजिक विषय में उन्होंने समाज में जो चल रही थी वो परिस्थितियों का वर्णन किया। राजनीति में जो चल रहे थे जो बदलाव वह उन्होंने इस विषय में बताए। यानी कि एक तौर से हम यह कह सकते हैं कि परंपराओं के साथ साथ इन कवियों ने नवीन विचारधाराओं को अपने साहित्य धाराओं में प्रस्तुत किया। अब है सामाजिक सुधार। अब यह जो सामाजिक सुधार है यह भारतेंदु युगीन साहित्य की दूसरी विशेषता है। कैसे? तो यह युग सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा था। छुआछूत, वर्णाश्रम, जाति भेद, व्यसन, व्यभिचार, सती प्रथा, वैधव्य, बाल विवाह आदि अनेक कुरिवाजों से ग्रस्त था। यानी कि यह जो समाज था उसमें कई सारी बदियां फैली हुई थी, जैसे कि छुआछूत, अस्पृश्यता, वर्णाश्रम, जाति भेद, व्यसन आदि इसमें फैला हुआ था। और यह सारा जो फैला हुआ था वह कुरिवाज था और कुरिवाजों से सारा समाज ग्रस्त था। और इस युग के साहित्यकारों ने जो भी साहित्य रचनाएं की
वह इन सारी कुंठाओं को या फिर बदियों को निकालने के लिए रचनाएं की। इसमें उन्होंने इसके लिए उन्होंने प्रहसनों को, निबंधों को, लेखों को और कविताओं को लिखा, यानी कि इनके आधार पर उन्होंने समाज सुधार का प्रयत्न किया। और इसमें भारतेंदु ने अनेक प्रहसन दिए जिससे सामाजिक सुधार हो सके, जैसे कि वेदी की हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमो सौधो विषस्य विषमो शधम, अंधेर नगरी आदि इनके प्रहसन नाटक है। और यह प्रहसन यानी कि व्यंग्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार समाज को सुधारना चाहिए और आदि प्रस्तुत कर किए हैं प्रताप नारायण मिश्र। और उन्होंने कलि कौतुक, राधाचरण गोस्वामी ने बूढ़े मुहा से लोग चले तमाशे, और देवकीनंदन त्रिपाठी ने जय नरसिंह की कलियुगी जनेऊ आदि जैसे प्रहसन दिए, जिससे समाज की अनेक कुरीतियां, अव्यवस्था आदि पर वे व्यंग करके समाज को सुधारने का प्रयत्न कर सके। उसी प्रकार अब अतीत गौरव की भावना। अब अतीत गौरव की भावना में पहले तो यह भारतेंदु युग की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसमें राष्ट्रीयता की बात है। तत्कालीन युवा पीढ़ी जो कि देश प्रेम के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव बिसर चुकी थी, उसको अब प्रेम भाव देश के प्रति जगाने की जरूरत थी, और यह काम यहाँ इन कवियों ने किया। यह करने के लिए उन्होंने अतीत के गौरव का सहारा लिया, यानी कि अतीत में हमारा जो भी गौरव पूर्ण इतिहास था या गौरवपूर्ण जो भी बातें थी, उन सभी का यहाँ पर उन्होंने सहारा लेकर युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम जगाने का प्रयत्न किया। और इसके लिए इतिहास बोध भी आवश्यक था, और इनके इसी कारण रचनाकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से देश के अतीत का गौरवगान किया। नाटकों के माध्यम से यह काम किया। नाटककारों ने देश की दीनहीन दशा का चित्रण भी किया। अब यह अतीत के गौरव की भावना, यानी कि अतीत में जो भी गौरवप्रद था वह तो प्रस्तुत किया, पर साथ में अतीत में यह गौरवप्रद था, मगर वर्तमान में इसमें किस प्रकार की के बदलाव आए हैं और वर्तमान में इसकी किस प्रकार की स्थिति है, यह प्रस्तुत किया। यानी कि गौरव गाथा भी प्रस्तुत की, और साथ में उन्होंने आज के यानी कि उस समय के वर्तमान भारत की दुर्दशा का भी वर्णन किया। भारतेंदु का भारत दुर्दशा, प्रेम धन का अरुणोदय, जगत नारायण शर्मा का भारत दुर्दिन, प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा, गोपाल राम गहमरी का देश दशा आदि इस प्रकार की रचनाएं हैं। और इसमें हमें अतीत का गौरव, सांस्कृतिक वैभव और प्रजा के आत्मगौरव की जो भावना है वह स्पष्ट देखने को मिलती है। इनमें अंबिकादास व्यास का भारत सौभाग्य भी और शामिल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युग के कवियों ने अतीत गौरव की भावना उस युग की पीढ़ी में जगाने का भरपूर प्रयत्न किया। साथ ही
अब आएगा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, यानी कि अब कवियों ने उस युग में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का प्रयत्न किया, जिसमें भारतीय द्विलिंग साहित्य के परिणाम से हिंदी का प्रचार हुआ। और भारतेंदु जी का मंत्र था, निज भाषा उन्नति है, अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। यानी कहने का उनका तात्पर्य यह था कि हमारी जो भाषा है वह हमारे लिए उन्नत है, और हमारी अपनी खुद की भाषा के बगैर हमारे अंदर की सुर, यानी कि आजकल हम देखते हैं कि कोई ऐसा कहता है कि मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान अधिक जल्दी ग्रहण होता है या फिर समझ में जल्दी आता है। तो यहाँ पर भी वे खुद यह कहना चाहते हैं कि हमारी भाषा अगर नहीं होगी तो वह हृदय की पीड़ा को, हमारे अंदर के जो भाव है उसे प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। भारतेंदु ने मानो एक तरह से हिंदी भाषा के विकास के लिए ठान ली थी, और वे भाषा सभाओं में, लेखों में कहीं पर भी जाते थे तो हिंदी का पक्ष लेते थे। अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाएं प्रस्थापित की, और मुख्य हिंदी भाषा और नागरी प्रचारिणी में उन्हें प्रचार किया, और नागरी लिपि का भी उन्होंने प्रचार किया, नागरी लिपि का भी उन्होंने प्रचार किया। और उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में भी संपादन किया, और खड़ी बोली गद्य में नवीनतम गद्य विधाओं में लेखन कार्य करके उन्होंने हिंदी के लिए व्यापक जनमानस तैयार किया। और इस युग में भावी हिंदी के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। और अंत में होगा सारांश कि भारतेंदु के आविर्भाव से पूर्व के समय में आधुनिक साहित्य की भावी रूपरेखा की यह मात्र एक झलक है, और उन्होंने नए साहित्य की मजबूत ठोस नींव रखी। और हम कह सकते हैं कि यह जो युग के साहित्य ने नई चेतना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ इस क्वेश्चन की पूर्णाहुति होती है, यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है।